सुखमास्ते सुखम श्रेते सुखम आयाति याति च सुखम वक्ति सुखम भुंक्ते व्यवहारोपि शांतिधीहि। अर्थात शांत बुद्धि वाला मनुष्य सुखपूर्वक बैठता है, सोता है, सुखपूर्वक ही आता और जाता है, सुख से बोलता और भोजन करता है। सारतः व्यवहार के एक बिंदु पर शांत बुद्धि वाले मनुष्य में स्थिरता का दर्शन हुआ करता है। अतः हमें भी प्रत्येक परिस्थिति में शांत बुद्धि वाला होने का प्रयत्न करना चाहिए। अतः शांत मनसा दर्शकेभ्यः करोमि अभिवादनम, अभिनंदनम, स्वागतम अथ सुप्रभातम। मैं हूं नारायण दत्त मिश्र, सुप्रभातम के एक और नए अंक के साथ। सुप्रभातम में हम लेकर आते हैं आपके लिए पंचांग, सुभाषित, भारतीय ज्ञान परंपरा, स्वास्थ्य मंत्र और योग से जुड़ी प्रस्तुतियों को, जिनसे आरंभ होती है आपके प्रभात की, सुप्रभात की। तो अविलंब आरंभ करते हैं हम आपके सुप्रभात की, सुप्रभातम के पहले प्रभाग पंचांग के साथ, जहां जान लेते हैं आप आज की तिथि, वार और नक्षत्र के महात्म्य को। आज का पंचांग युगाब्द 5126, विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946, दक्षिणायन, मार्गशीर्ष मास, शुक्ल पक्ष, द्वादशी तिथि, बृहस्पतिवार, अश्विनी नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। न पूजयन्त ये पूज्यान् मान्यान् न मानयन्त ये, जीवन्ति निन्द्यमानास्ते मृताः स्वर्गम न यान्ति च। तो आज के पंचांग की प्रस्तुति के बाद अब क्रम ऐसे ही व्यावहारिक वचन विशेष का, जिसे हम जानते हैं सुभाषित के नाम से। तो सुभाषित को सबसे पहले आप सुने उसकी मूल भाषा में अर्थात संस्कृत में, और फिर क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में भी। भद्रं भद्रं कृतं मौनं कोकिलैर्जलदागमी दर्दुरायत्र वक्तारस्तत्र मौनं हि शोभते। वर्षा ऋतु के प्रारंभ में कोयलें चुप हो जाया करती हैं, क्योंकि जहां मेंढक टरटराते हैं वहां चुप रहना ही शोभा देता है। During the rainy season, cuckoos do not sing but remain silent, because when there is noise of croaking of the frogs, it is better to be silent and not to degrade your talent. और सुप्रभातम में अब क्रम है भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़ी प्रस्तुति का। योग विद्या आध्यात्मिकता के साथ ही हमारे दैनिक जीवन में आने वाली समस्याओं के समाधान में भी सहायक है, और इसके लिए महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग का वैज्ञानिक मार्ग भी बताया है। भारतीय ज्ञान परंपरा प्रभाग के अंतर्गत आज हम बात करेंगे अष्टांग योग की इस विशेष रिपोर्ट के माध्यम से। महर्षि पतंजलि द्वारा निर्दिष्ट अष्टांग योग के सिद्धांत अनुशासित जीवन, एकाग्र मन और स्वस्थ शरीर के विकास पर बल देता है। अष्टांग योग क्रम में आज तीसरे सिद्धांत आसन और चौथे सिद्धांत प्राणायाम के विषय में जानेंगे। अष्टांग योग का तीसरा सिद्धांत है आसन। आसन शारीरिक मुद्राओं द्वारा किया जाने वाला शरीर का संयम है। स्थिर सुखम आसनम। महर्षि पतंजलि कहते हैं, ध्यान के लिए जिस अवस्था में शरीर स्थिर और सुख युक्त हो वो आसन कहलाता है। आसन के अनेक भेद हैं, जिनका दो प्रकार से प्रयोग किया जाता है, व्यायाम संबंधी आसन और योगासन। जिन आसनों का प्रयोग शरीर को स्वस्थ और बलवान बनाने के लिए किया जाता है वे व्यायाम संबंधी आसन कहलाते हैं, और जिन आसनों का प्रयोग प्राणायाम, प्रत्याहार आदि के लिए किया जाता है वे योगासन कहलाते हैं। विभिन्न आसनों के अनेक नाम हैं, जैसे सुखासन, पद्मासन, बद्ध पद्मासन आदि। जो आसन हमारे बने हैं
वो अनेक प्राणियों से लिए गए हैं। वो प्राणी कोई मयूर से मयूर आसन बना दिया। अब मयूर आसन को अगर हम बात कर लें तो मयूर आसन के कारण क्या होता है, पेट की क्षमता इतनी बढ़ जाती है कि हम सांप को भी पचा सकते हैं। मेरा मतलब क्या है कि हम आसनों के साथ में अपनी शारीरिक और मानसिक स्थिति को प्रबल बना सकते हैं। महर्षि पतंजलि के अनुसार इन सभी आसनों में से जो भी अनुकूल हो, योग का अभ्यास करने वाले योगाभ्यासी को उसी आसन का प्रयोग करना चाहिए। आसन के नियमित अभ्यास से शरीर में शक्ति, लचीलापन, मानसिक शारीरिक संतुलन और समन्वय विकसित करने में मदद मिलती है। जितनी योनियां हैं उतने आसन कहे जाते हैं। उसमें से हमारे जो योग ग्रंथ है उसमें से 84 आसनों को मान्यता दी गई है। उन आसनों में भी कोई खड़े होने वाले, बैठने वाले, लेटने वाले, कमर के बल करने वाले, पेट के बल करने वाले आसनों की संख्या है। इन आसनों से हम शरीर में जब ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं, शरीर की जो मांसपेशियां हैं उनमें, क्योंकि आइसोमेट्रिक व्यायाम है तो उसमें जो खिंचाव है, उस खिंचाव होने से वहाँ का जो तनाव है कम होने लगता है और उसके साथ ब्लड सर्कुलेशन में इम्प्रूवमेंट होती है। ब्लड सर्कुलेशन के अच्छे होने से कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो हमारा है, हृदय और हृदय से संबंधित सारी चीज़ें वह ठीक होने लगती है। साथ में हमारे और भी ऑर्गन जैसे पेट, पाचन तंत्र है, उसमें हमारा लीवर है, पेनक्रियाज है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, उनमें अधिक ब्लड जाने के कारण वह भी स्वस्थ होने लगता है। अष्टांग योग का चौथा सिद्धांत है प्राणायाम। प्राणायाम प्राणवायु का श्वास प्रश्वास का संयम है। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर गतिविच्छेदः प्राणायामः। आसन की सिद्धि हो जाने पर श्वास प्रश्वास की गति को रोक देना प्राणायाम कहलाता है। बाहर की वायु को अंदर लेना श्वास है और अंदर की वायु को बाहर निकाल देना प्रश्वास है। श्वास और प्रश्वास की गति को सुविधा सामर्थ्य के अनुसार रोक देना प्राणायाम कहलाता है। प्राणायाम का मतलब प्राणों का विस्तार, यानी कि जो हमारे अंदर प्राण बह रहा है उसको जितना हम विस्तार करते जाएंगे उतना ही हमारी जीवनी शक्ति का भी विस्तार होता जाएगा। हमारे छोटे छोटे जो शरीर में पाई जाने वाली जो कोशिकाएं हैं उनकी स्थितियां भी बढ़ती जाएंगी। प्राणायाम करने से मन और इंद्रियों की चंचलता रुक जाती है, बुद्धि स्थिर होती है, ज्ञान का प्रकाश बढ़ता है। चले वातम चले चित्तम निश्चलम निश्चलम भवेत्, यानी कि जितना ज़्यादा हमारा मन चलता है और अगर हम उस मन के ऊपर प्राण का विस्तार कर दें तो प्राण जो है उस मन को छोटा कर देता है, मन को रोक देता है। हमारा जो प्राण है उसको हम पंच प्राण बोलते हैं। प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, ये जो पंच प्राण है, तो जहाँ जहाँ पर भी हम प्राणों का विस्तार करते हैं, जिस जगह पर, जैसे माना जाए ये अपान वायु है, अपान वायु हमारी नाभि के नीचे होती है। अगर हमारा अपान वायु मजबूत होता है, अपान वायु की जो क्षमता है वो अच्छी होती है, इस तरह के रोग नहीं होते। अगर होते भी हैं तो उसको हम ठीक कर सकते हैं। ऐसे ही हम अगर प्राण की बात करें जिसमें हमारा फेफड़ा और हृदय आता है, तो फेफड़े हमारे लंग से संबंधित क्षमताएं, हमारी हृदय से संबंधित जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वह भी जब प्राणों का विस्तार होता है उस प्राण का तो वह कम होता है। ऐसे सभी अंगों का अलग अलग प्रभाव है। प्राणायाम से बढ़कर कोई तप नहीं है। इससे स्थिरता, पुरुषार्थ, पराक्रम और किसी भी कार्य को बहुत कम समय में ही समझकर करने की क्षमता भी विकसित होती है। अतः भारतीय ज्ञान परंपरा के ग्रंथ योग दर्शन में प्राणायाम सभी काल, देश, परिस्थिति में प्रत्येक मनुष्य के द्वारा अपनाने योग्य एक प्राचीन विद्या है, जिसका अधिक से अधिक प्रचार प्रसार कर स्वस्थ जीवन बनाने का प्रयत्न किया जा सकता है। लता वशिष्ठ, डीडी न्यूज। और सुप्रभातम में अब समय हो गया है स्वास्थ्य मंत्र से जुड़ी एक विशेष प्रस्तुति का। हम जानते हैं कि रोगों से बचाव के लिए व्यायाम का विशेष महत्व होता है। नियमित व्यायाम करने से हमारे स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है और इसलिए व्यायाम हमारी दिनचर्या का एक अहम भाग होना ही चाहिए। आइए समझते हैं कि कितनी देर हमें व्यायाम करना चाहिए और व्यायाम करने से हमें क्या और कितना लाभ होगा।
जैसे जैसे सर्दी बढ़ती है और तापमान कम होता है, शारीरिक सक्रियता में भी कमी आती है, जिसके कारण स्वास्थ्य की समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है। ठंड के मौसम में व्यायाम करना सक्रिय रहने और सर्दी में स्वास्थ्य को बेहतर रखने का अच्छा विकल्प है। ये महत्वपूर्ण है कि यदि आप व्यायाम कर रहे हैं तो सर्दी में व्यायाम करते समय कुछ सावधानियां बरती जाएं, जिससे ये सुनिश्चित हो कि व्यायाम सुरक्षित तरीके से हो रहा है और इसके कारण कोई अन्य समस्या उत्पन्न नहीं हो रही। सर्दियों में सुबह के वक्त जो लोग सैर करने पहले जाते थे उनको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ठंड ज़्यादा होती है और उस समय एयर पॉल्यूशन भी अधिक होता है। तो आप कोई और समय चुनिए दिन का जब आपको व्यायाम करने में सुविधा हो, जब तापमान भी आपके मन मुताबिक हो और पॉल्यूशन भी कम हो। उसके लिए आप दोपहर का समय या शाम का समय चुन सकते हैं। यदि बाहर बहुत प्रदूषण है तो आप इंडोर एक्टिविटी और एक्सरसाइज पे भी ध्यान दीजिए। घर के अंदर टहलना बहुत ज़रूरी है। दिन भर की अलग एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा अगर संभव हो तो एक्सरसाइज साइकिल खरीदी जा सकती है या कोई जिम ज्वाइन किया जा सकता है, जहां एक्सरसाइज साइकिल के अलावा ट्रेडमिल, क्रॉस ट्रेनर और इस प्रकार के एक्सरसाइज के इक्विपमेंट्स होते हैं। आप जो भी वर्कआउट करते हैं, ठंड के मौसम में कैलोरीज ज्यादा बर्न होती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शरीर अपने मुख्य तापमान को नियंत्रित रखने के लिए अधिक मेहनत करता है। जैसे जैसे शरीर गर्म रहने के लिए काम करता है, चय अपचय तेज हो जाता है और शरीर की अधिक कैलोरीज और वसा खर्च होती है। ठंडा तापमान मांसपेशियों को सख्त बनाता है, इसलिए अपने शरीर को धीरे धीरे सक्रिय करने की आवश्यकता है। व्यायाम शुरू करने से पहले वार्म अप करना भी आवश्यक होता है। यदि आप व्यायाम करने के लिए बाहर जा रहे हैं तो अपने सिर, नाक और कान को ढक कर रखें, जिससे ठंडी हवा आपके वायु मार्ग में जाकर समस्या उत्पन्न न करे। जरूरी है कि सर्दियों के मौसम में व्यायाम किया जाए, साथ ही सर्दी में व्यायाम करते समय सतर्क रहना भी आवश्यक है। एक्सरसाइज करने के तरीके में थोड़ा सा परिवर्तन सर्दियों को ध्यान में रखते हुए आप कर सकते हैं। दूसरा ध्यान रखना ज़रूरी है कि एक्सरसाइज ऑल ऑफ ए सडन अचानक बहुत अधिक ना करें। पहले वार्म अप करें जो 5 से 10 मिनट का होना चाहिए, ताकि आपका शरीर थोड़ा सा खुले, मांसपेशियां थोड़ी खुलें और हृदय की गति थोड़ी बढ़नी शुरू हो। उसके बाद मेन एक्सरसाइज का फेज़ आता है जो 20 मिनट से आधे घंटे का हो सकता है, जिसमें आप अपनी पीक पर एक्सरसाइज करिए और उसके बाद 5 से 10 मिनट तक कूल डाउन करना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि शरीर का रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम अपनी वापस ओरिजिनल स्थिति में सेफ तरीके से आ सके। अधिक सर्दी और कोहरे में घर से बाहर व्यायाम करने के लिए न जाएं। घर के अंदर ही आप व्यायाम कर सकते हैं। आलस्य छोड़कर सर्दियों में भी शारीरिक सक्रियता बनाए रखें। ठंडे मौसम में व्यायाम करें और साथ ही सैर ऐसे समय में करें जिस समय धूप हो। सर्दियों में व्यायाम करना आपकी सेहत को बेहतर बना सकता है और आपको इस मौसम में ऊर्जावान बनाए रख सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और सुप्रभातम में अभी हो गया है समय अल्प विराम लेने का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज, हम जल्दी ही लौटते हैं। खुद को पैम्पर करिए MDH बादाम रोगन के साथ, जो आपको संवारे, निखारे और नरिश करे। चमके चमके हाँ, दमके दमके, त्वचा में समाये, हाइड्रेट करे, हर उम्र की त्वचा का पोषण करे। You deserve the purity. MDH बादाम रोगन, नेचुरल, टेंडर, प्योर। चमके चमके। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी। LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। मुथूट फाइनेंस, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212।
MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। पुनरपि स्वागतम आपके कार्यक्रम सुप्रभातम में। स्वास्थ्य मंत्र के बाद अब बात योग की, जहां आज बात होगी साइटिका की समस्या की, जो कई लोगों को दुष्प्रभावित किया करती है। आइए जान लेते हैं कुछ उन यौगिक क्रियाओं को जो साइटिका की समस्या से राहत में बेहद उपयोगी हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं साइटिका नर्व्स को के बारे में, साइटिका नर्व्स को स्वस्थ रखने के लिए आसनों के बारे में। ओके, तो उसके लिए देखेंगे पहले हस्तपाद गुष्ठासन वेरिएशन नंबर 4। सांस भरते हुए पैर को पीछे लेके जाएंगे, सांस छोड़ते वापस आएंगे। फिर दूसरी तरफ सांस भरते हुए पैर को पीछे ले जाएंगे, सांस छोड़ते वापस, सांस को भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते वापस, सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते वापस। इसी तरह से और एक आसन है लेटकर, जिसे कहते हैं सुप्त वक्रासन। इसके लिए सबसे पहले पीठ के बल लेट जाएंगे और धीरे से इस तरह से पैरों को जोड़ लेंगे, दोनों हाथ पैर दोनों ज्वाइंट कर देंगे। अब दोनों पैरों को एक साथ श्वास छोड़ते हुए दाहिनी तरफ घुमाएंगे और गर्दन को साथ में बाईं तरफ। फिर सांस भरते हुए पैर को वापस सेंटर में लाएंगे, सांस छोड़ते हुए पैर को बाईं तरफ ले जाएंगे और गर्दन को दाहिनी तरफ। फिर सांस भरते हुए पैर को वापस सेंटर में लाएंगे। अब देखते हैं तीसरा आसन यष्टिक आसन। तो यष्टिक आसन के लिए पैर दोनों ज्वाइंट रहेंगे, दोनों हाथों को बगल में रखेंगे, सांस भरते हुए दोनों हाथ एक साथ पीछे लेके जाएंगे, हाथों को ऊपर की तरफ, पैर के पंजे को बाहर की तरफ अच्छी तरह से खिंचाव देंगे। शरीर का ऊपरी हिस्सा ऊपर की तरफ, निचला हिस्सा नीचे की तरफ खिंचाव देंगे अच्छी तरह से, और फिर सांस छोड़ते हुए वापस पूर्व स्थिति में आ जाएंगे। यष्टिक आसन के बाद फिर चौथा आसन है शलभासन, जिसके लिए पेट के बल लेट जाना होता है। पेट के बल इस तरह से लेट जाएंगे, दोनों हाथों को टांगों के अंदर रख लेंगे, माथा जमीन पर। अब धीरे से चिन्ह लाएंगे जमीन के ऊपर। ये अभी श्वास छोड़ते हुए दाहिने पैर को ऊपर उठाएंगे, फिर धीरे से सांस भरते हुए नीचे लाएंगे, फिर बाएं पैर को सांस छोड़ते ऊपर उठाएंगे, फिर सांस भरते हुए नीचे लाएंगे, दोनों पैर एक साथ सांस छोड़ते ऊपर, फिर सांस भरते हुए धीरे से नीचे। तो अभी आपने ये जो आसन सीखे, ये आसन बहुत हेल्प करते हैं साइटिका नर्व्स को स्वस्थ रखने के लिए। तो आइए और प्रैक्टिकल टिप्स जानते हैं साइटिका नर्व्स को स्वस्थ रखने के लिए डॉक्टर हंसा जी योगेंद्र से। नमस्कार। आजकल ये साइटिक पेन ये बहुत कॉमन देखा गया है, क्योंकि या तो लंबे समय खड़े रहते हैं हम या लंबे समय बैठते हैं, और ये दोनों चीज़ों में साइटिक का नर्व जो है, साइटिक नर्व, वहाँ प्रेशर आता है। इसलिए ज़रूरी है कि हमारे पॉस्चर पर हम ध्यान दें। हम जब भी बैठे ज़रा सीधे बैठे, जब भी लेटते हैं घुटने के नीचे ज़रा सा तकिया रख के या गोल गोदड़ी को लपेट के घुटने के नीचे रख के लेटे, दोनों बाजू टर्न भी करें। लेकिन उससे 15 मिनट इस तरह दिन में 2-3 बार लेटे हों तो पेन में काफ़ी निजात मिलेगी, बहुत अच्छा रहेगा, पेन गायब ही हो जाएगा। कोशिश ये रहे कि धूप ज़रूर लें, पीठ पे, रीढ़ की हड्डी पे धूप लेना बहुत फ़ायदा करेगा। और देखा जाए कि खाना इस तरह का खाए कि वज़न ना बढ़े, बढ़ा हुआ वज़न नर्व पर प्रेशर देगा। इसलिए कोशिश ये रहे, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डाइट पर नहीं जाना है, मगर कोशिश ये रहे कि थोड़ी थोड़ी एक्टिविटी करते रहें, कुछ आसन करें, बहुत फ़ायदा होगा। नमस्कार। तो योग प्रभाग से जुड़ी इस प्रस्तुति के बाद सुप्रभातम में अब समय हो गया है संस्कृत भाषा सीखने का। आज की कक्षा में हम गृहिणियों के बीच होने वाले सामान्य संवाद के वाक्यों को सीखेंगे। इन वाक्यों को संस्कृत में सीखने के लिए आइए देखते हैं संस्कृत पाठशाला प्रभाग को।
नमो नमः मित्राणि। संस्कृतपाठशाला प्रभागस्य एतस्यां संस्कृतकक्षायां भवतां सर्वेषामपि स्वागतम्। मम नाम गवीशः। संस्कृत कक्षा में आज हम सामान्य वाक्यों को संस्कृत में बोलना सीखेंगे। यदि हमें कहना हो क्या घर का सब कार्य समाप्त हो गया, तो इसे संस्कृत में पूछेंगे सर्वं गृहकार्यं समाप्तं किम। सर्वं गृहकार्यं समाप्तं किम, लगभग समाप्त ही है। यह कहना हो तो संस्कृत में बोलेंगे प्रायः समाप्तम एव। प्रायः समाप्तम एव। 2-3 दिन दिखाई नहीं दी। द्वित्राणि दिनानि न दृष्टा। द्वित्राणि दिनानि न दृष्टा। मैं माँ के घर गई थी। यदि यह कहना हो तो कहेंगे अहम मातृगृहं गतवती आसम। अहम मातृगृहं गतवती आसम। मैं भी बच्चों के साथ घूमने जाऊंगी। यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में वाक्य बनेगा अहम अपि बालैः सह भ्रमणार्थं गमिष्यामि। अहम अपि बालैः सह भ्रमणार्थं गमिष्यामि। क्या इधर कभी स्मृति मिली थी? यदि यह पूछना हो तो संस्कृत में पूछेंगे एषु दिनेषु स्मृतिः मिलितवती किम। एषु दिनेषु स्मृतिः मिलितवती किम, परसों ही भेंट हुई थी। परह्यः एव मिलितवती। परह्यः एव मिलितवती। यह उसके कार्यालय से लौटने का समय है। यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में बोलेंगे कार्यालयतः तस्याः प्रत्यागमनस्य समयः एषः। कार्यालयतः तस्याः प्रत्यागमनस्य समयः एषः। मेरा भी बहुत काम है। ममापि बहु कार्यम् अस्ति। ममापि बहु कार्यम् अस्ति। अतिथि आए हुए हैं। यदि यह वाक्य हो तो कहेंगे अतिथयः आगताः सन्ति। अतिथयः आगताः सन्ति। मेरे पति बहुत बढ़िया हलवा बनाते हैं। यदि यह वाक्य कहना हो तो संस्कृत में बोलेंगे मम पतिः स्वादिष्टं संयावं पचति। मम पतिः स्वादिष्टं संयावं पचति। संयावः अर्थात हलवा। यदि कहना हो तुम भी मेरे घर आओ, तो संस्कृत में कहेंगे त्वम अपि मम गृहम् आगच्छ। त्वम अपि मम गृहम् आगच्छ। थोड़ी चीनी लेते आना। यदि यह कहना हो तो कहेंगे किंचित शर्करां स्वीकृत्य आगच्छ। किंचित शर्करां स्वीकृत्य आगच्छ। ठीक है, लाती हूँ। यह कहना हो तो संस्कृत में बोलेंगे अस्तु आनयामि। अस्तु आनयामि। मित्रों, प्रतिदिन इस प्रकार के कुछ वाक्यों को धीरे धीरे सीखने व नित्य अभ्यास करने से आपका भाषाधिगम बढ़ता जाएगा। ऐसे ही वाक्यों को जानने व अभ्यास करने के लिए संस्कृत पाठशाला से जुड़े रहिए एवं अपनी प्रतिक्रियाएं हमें जनसंचार माध्यमों के द्वारा भेजते रहिए। अस्तु, आज के लिए इतना ही। संस्कृत कक्षायां पुनः मिलिष्यामः। तावत् नमो नमः। सुप्रभातम में अब समय है एक प्रेरक वृत्त का। चेन्नई स्थित IIT मद्रास से जुड़े रिसर्च पार्क के वैज्ञानिकों ने दिव्यांगों के लिए एक ऐसा वाहन तैयार किया है जिसे लेकर वे कहीं भी आ जा सकते हैं। यह बैटरी से चलता है, इसलिए पर्यावरण हितैषी भी है। देखिए यह प्रेरक रिपोर्ट। इनोवेशन विद सोशल इम्पैक्ट, ये नारा है IITM रिसर्च पार्क के इंक्यूबेशन सेंटर का। इस इंक्यूबेशन सेंटर से अब तक कई स्टार्टअप विकसित होकर बड़े उद्योगों में परिवर्तित हो चुके हैं। चेन्नई स्थित IIT का ये रिसर्च पार्क देश के किसी प्रौद्योगिकी संस्थान से जुड़ा अकेला रिसर्च पार्क है। ये उद्यमी और शोध के बीच की ऐसी कड़ी है जिसका फायदा सीधे प्रयोगशाला से प्रयोगकर्ता तक पहुंचता है। और इसका मोटो है सामाजिक प्रभाविकता के साथ आविष्कार, यानी ऐसे नवोन्मेष जिसका फायदा समाज को होता है। इस इंक्यूबेशन सेंटर से निकला है ये नया उत्पाद। देखने में तो ये एक मामूली सी दिव्यांग व्हील चेयर है, लेकिन जब इसमें ये हैंडल और अतिरिक्त पहिया जुड़ जाता है तो ये एक तेज रफ्तार वाहन बन जाता है।
इससे दिव्यांगों की मोबिलिटी बढ़ेगी। यही नहीं, दिव्यांग इस वाहन की मदद से अपनी रोजी रोटी भी कमा सकते हैं। चेन्नई में सैकड़ों लोग इसकी मदद से फूड डिलीवरी का काम कर भी रहे हैं। इसे लिफ्ट में भी ले जाया जा सकता है। इस हैंडल को अलग करिए तो इसे ऑफिस चेयर की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। रिसर्च पार्क जल्दी ही एक स्टैंडिंग व्हील चेयर लेकर आ रहा है, जिससे दिव्यांग न सिर्फ वॉलीबॉल जैसे खेलों में आसानी से हिस्सा ले सकेंगे, बल्कि खड़े होकर घूम फिर भी सकेंगे। Now they come up with a standing wheelchair, so that again making people to stand, play volleyball, look at some views, beach views, or even if they participate in any normal functions, they don't need to feel like they're in the wheelchair. They can just little rise it up and see. इस छोटे से उपकरण ने दिव्यांगों के समाज में समावेशीकरण की राह आसान कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। तो आज के सुप्रभातम की प्रस्तुति में इतना ही। सुप्रभातम की नई प्रस्तुति के साथ हम लौटेंगे आप सभी के लिए। अभी मुझे अपने सहयोगियों के साथ दीजिए अनुमति। भवतु सस्मयम सुप्रभातम, सुदिनम च।